चलिए आज ये चैप्टर पढ़ते हैं अल्टरनेटिव करंट, चैप्टर 7 एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 12 की फिजिक्स का। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर 6 की, जिसमें सबसे ज्यादा देखो ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट है कि एसी बनता कैसे है, अल्टरनेटिव करंट जनरेट कैसे होता है। इस कंसेप्ट को सुनना कि मान लो यहां पर एक मैग्नेट है, चुंबक, ये ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, और इसको ध्यान से समझना है। और यहां पर इसे घुमाने के लिए ऐसे कर रखा है, और यहां पे ऐसे सेटअप बना रखा है, और यहां पर करंट आता है, उसे मीजर कर रहे हैं एमीटर पे मीटर के जरिए, ठीक है ना, ऐसे करके एमीटर लगा के। अब सीन क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना। अगर ये मैग्नेट ले रखी है और ये कोई कॉइल है PQRS, और इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? रोटेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे रखी है कॉइल, इसको ऐसे करके रोटेट कराया जा रहा है। इसमें सीन क्या रहता है, चैप्टर 6 की थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं कि जब कॉइल इस तरीके से है ना, 6 का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसमें। जब कॉइल इस तरीके से रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होने वाली 0 है, क्योंकि वो अगल बगल होकर निकल जाती है। जैसे ही रोटेट होती है तो फील्ड लाइन कुछ इस जगह से होकर निकलने लगती है, और ऐसे करके निकलते, जब ये इस 90 डिग्री पे होती है तो यहां पर सबसे ज्यादा फील्ड लाइन जाती है ना, फिर घूम के कम होती है, फिर 0 हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है। तो ये वाला सीन इसमें चलता है। इसका मतलब ये होता है कि फैराडे ने एक रूल दिया था कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी एरिया से, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है ना, उसके नंबर को फ्लक्स कहते हैं। अगर ये फील्ड लाइन कम और ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा। मान लो भाई पहले ज्यादा जा रही थी, अब कम जाए तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है ना। और जब जब फ्लक्स का चेंज होगा तब तब ईएमएफ बनता है। तो ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है, फैराडे रूल है, d∅/dt, फ्लक्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम इक्वल टू ईएमएफ। अब फ्लक्स क्या होगा, मान लो, अब चैप्टर 7 की तरफ क्लिक करते हैं। मान लो एक कॉइल है, कॉइल के लिए क्या करते हैं कि इसके नंबर ऑफ टर्न ऐड करने पड़ते हैं ना। कॉइल मतलब कुंडली, ये मान लो ये कॉइल है, कुंडली, ठीक है। तो कहानी पे ध्यान देना तुम लोग कि इसका एरिया ए लेट कर लो, तो इस, और मैग्नेटिक फील्ड भी, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो कितना फ्लक्स जा रहा होगा उसके बारे में सुनना, वो होगा B.A। कितना होगा? B.A। लेकिन कॉइल है तो इसीलिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? N का। अब फ्लक्स जो जा रहा होगा NBA, बाद में कौन आ जाएगा? cos थीटा, ठीक है ना। अब यहां पर cos थीटा की एक वैल्यू लेते हैं, तो ध्यान देना कि ओमेगा इक्वल टू होता है θ/t, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, कोणीय वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पे मैं थीटा की वैल्यू लूं तो थीटा की कितनी होती है? ओमेगा टी, ठीक है ना, ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां पे फ्लक्स कितना आ गया? NBA cos ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ईएमएफ लेना है, तो इसका करना है डेरिवेटिव, तो d∅/dt, NBA cos की वैल्यू कितनी आ गई? -sin ओमेगा टी, ठीक है ना। तो अब, और जब डेरिवेटिव करेंगे cos का तो sin होगा, लेकिन ओमेगा टी का भी क्या जाता है? ओमेगा। चेर रूल से डिफरेंशिएशन मालूम होंगे तुम्हें। ओमेगा को यहां पे लिख देता हूं, तो d∅/dt, तो ये आ गया माइनस के NBA ओमेगा, और यहां रह गया sin ओमेगा टी, है ना। तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी? मैक्सिमम ईएमएफ। क्या बन जाएगी? मैक्सिमम ईएमएफ। तो E0 इक्वल टू, और बाद में लिखता हूं, पहले इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये माइनस d∅/dt, तो ये देखिए जैसे ही, तो ये फैराडे के रूल से किसके इक्वल हो जाता है? ईएमएफ के, तो ये E हो गया, और आ गया NBA ओमेगा sin ओमेगा टी, ठीक है ना। अब इसको बंद कर लेते हैं, तो ये होती है वोल्टेज इक्वेशन। एसी की कौन सी इक्वेशन होती है? वोल्टेज इक्वेशन। E इक्वल टू यहां पर NBA ओमेगा sin ओमेगा टी, है ना, ध्यान से सुनो, ये वोल्टेज इक्वेशन होती है। जब ये घूम रही होती है ना कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मैथमेटिकली इक्वेशन ये आता है। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? ये आ रहा है? सब कुछ नहीं आ रहा? ओके, साइड रह गई है, तो ये वाली जगह नहीं आ रही है, उससे मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। तो E की वैल्यू कितनी आ जाती है? E इक्वल टू NBA ओमेगा sin ओमेगा टी, ठीक है। ये तो ये एसी का जनरेट होने का तरीका है ना, इसको राइट डाउन कर लो अच्छे से, फिर मैं इसी से आगे, यहीं से आगे बताता हूं क्या सीन है अभी पूरा कॉइल, ठीक है। ठीक, देखो अब सीन ये रहा
इक्वल टू कितना आ गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इस चीज को ये जो एन बी ए ओमेगा लिख रहा है ना, इसे ई नॉट कहते हैं। ई नॉट का मतलब मैक्सिमम ईएमएफ या पीक ईएमएफ या पीक वोल्टेज, ठीक है ना, इनके नाम होते हैं। तो इस वाली चीज को बोलते हैं, ई नॉट को बोलते हैं पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज, महत्तम या शिखर वोल्टेज, शिखर वोल्टेज हिंदी में, ठीक है ना। अब इसकी जगह पर अगर तुम ई नॉट लिख दोगे तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब तुम ध्यान देना कि अगर दोनों, इसे वोल्टेज इक्वेशन कहते हैं एसी की। अगर मैं दोनों ओर आर से डिवाइड लगा दूं, इधर भी आर से इधर भी आर से, ठीक है ना, तो यहां पर आ गया साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तो हो जाती है आई और ये हो जाता है आई नॉट और साइन ओमेगा टी, और यहां पर ये जो आई नॉट है इसे पीक करंट कहते हैं, है ना, पीक करंट, इसे पीक करंट कहते हैं, शिखर धारा, इसका नाम होता है शिखर धारा, ठीक है ना, इसे पीक करंट कहते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? ई नॉट अपॉन आर। अच्छा, ये तो फॉर्मेट मैंने बता दी कैसे हुआ, क्या फॉर्मूला हुआ, है ना। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हमें चैप्टर 6 की, तभी ये चीज ठीक ठीक समझ में आती है। अब यहां के बाद थोड़ा ध्यान देना, देखो ईएमएफ का भी साइन कर्व है, साइन है, और वो करंट में भी साइन है, वोल्टेज में भी साइन है और करंट में भी साइन है, दोनों में साइन है ना। बस डिफरेंस है एम्पलीट्यूड का, इसका डिफरेंस, इसका एम्पलीट्यूड है ई नॉट और इसका एम्पलीट्यूड है आयाम, जिसे कहते हैं आई नॉट। एम्पलीट्यूड यहां पर इसको पीक वोल्टेज भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं देखो वेव की भी ऐसी ही इक्वेशन होती है बिल्कुल, है ना। तो ध्यान देना, यहां पर कुछ बता रहा हूं, इनके ग्राफ बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में हो क्या रहा था कॉइल के अंदर, कि वही अगर डायग्राम में दोबारा से ड्रॉ करूं, गलत मिटा दिया, देखो इधर एक्चुअल में सीन ये है कि जब कॉइल इस तरीके से एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, जब ये ऐसे होती है तो फ्लक्स जीरो होता है, और जैसे ये घूमने लगती है तो फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ये घूमना शुरू करती है तो फ्लक्स इंक्रीज है, जैसे पहले ऐसे रखी हुई थी, है ना। अब ये यहां से जाने वाली, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहां से जाने वाली फील्ड लाइन क्या होंगी? जीरो। अब ये जैसे ही घूमेगी तो फील्ड लाइन ज्यादा से ज्यादा निकलनी शुरू होंगी, और इस केस में सबसे ज्यादा निकल रही होंगी। फिर ये घूम के आएगी तो कम होनी शुरू होंगी, फिर इस केस में सबसे कम हो जाएंगी, मतलब जीरो हो जाएंगी, फिर घूमेगी। तो इस हिसाब से ध्यान से सुनना, पहले क्या होता है, जब ये 0 से 90 तक आती है तो करंट इंक्रीज होता है या ईएमएफ बढ़ता है। मैं यहां पर ग्राफ ले रहा हूं, एक ग्राफ ले रहा हूं कि 0 से लेकर कहां तक, 90 तक वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। पहले तो ये क्या हुई, फील्ड लाइंस बढ़ी, ठीक है ना। अब क्या हो रही है, वही फील्ड लाइंस इधर जाते 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 कम हो रही है ना, तो 0 हो जाएंगी, तो फिर वही करंट कहां आता है, 0 पे आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आता है ये 90 का केस है, बाय 2 पाई पे फिर से करंट क्या हो जाता है, 0। इस एक्सिस पे करंट को 0 मान लो या वोल्टेज कह दो, कुछ भी टर्म ले लो। और ये वाली जो जगह है इसको ई नॉट, इससे कहते हैं पीक वोल्टेज। सबसे ज्यादा कितनी है, ये जो ई नॉट है सेम समझ लो, ये सबसे ज्यादा वोल्टेज, ठीक है। अब सीन क्या रहता है, जैसे ही ये 0 से 90 घूमी, 90 से 180 घूमी, ठीक है ना, फिर 180 से घूमकर कितनी आती है ना, 270। तो फिर ये क्या होती है, फिर 0 से फिर मतलब बढ़ना शुरू करती है, बट नेगेटिव की तरफ, ऐसे दिखाते हैं। फिर एक पीक वैल्यू लेती है नेगेटिव की तरफ, इसे माइनस ई नॉट कहते हैं। फिर घूमकर कितना आती है, 0। सेम इस साइकिल पे चलती रहती है, और एक साइकिल में जितना टाइम लगता है इसे टी कहते हैं। 0 से लेकर कितना टाइम लगाइए, टी लगाए। तो एसी का एक कर्व होता है कि एसी कुछ इस तरीके से चलती है, कभी प्लस ई नॉट कभी माइनस ई नॉट, ठीक है ना। एसी का एक कर्व होता है जनरली, ठीक। अब ये चीज तो आप लोगों ने लिख ली होगी इधर वाली, ठीक है, नहीं लिखी हो तो ये लिख लो अच्छे से 1 मिनट में। हटा देता हूं, पहले ये सिस्टम हटा देता हूं। हेलो, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो एसी में एक बार और सुन लो टाइम का। जब एक साइकिल, इसे 1 साइकिल कहते हैं, ये प्लस और ये माइनस, 0 से लेकर टी टाइम लगता है, तो आधा टाइम t/2 और आधा टाइम t/4। ये प्लस मैक्सिमम ईएमएफ और ये मिनिमम ईएमएफ, है ना। और ये प्लस फिर माइनस, ऐसे करके इसी साइकिल पूरा चलता है, यहां पे प्लस फिर यहां माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनती है
आगे की हेडिंग बनती है, ध्यान देना, एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, है ना, एसी में औसत धारा का मान, औसत धारा का मान, ये वाली वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी, अल्टरनेटिव करंट की, है ना, अल्टरनेटिव करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो सुनना। तो देखो किसी भी चीज का जब एवरेज लिखते हैं, पहले तो सिंबल बता दें, तो आई एवरेज एवीजी करके लिख लो, आई मीन करके लिख लो, या लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे करके गिवन किया सिंबल, ऐसे लिख लो, है ना, इसका मतलब है आई एवरेज, है ना, ये सिंबल है। अब देखो सीन क्या रहता है, करंट का एवरेज तो टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल करंट को जीरो से लेकर कोई भी टाइम हो सकता है ना, टोटल करंट का तो होता है ये फॉर्मूला, टोटल टाइम का होता है जीरो से लेकर टी तक dt, ये फॉर्मूला होता है, इसमें जनरली इसी पे काम करना है ना। अब देख लेना ध्यान से, एवरेज में टोटल टाइम अपॉन टोटल करंट, ये इंटीग्रेशन जनरली टोटल निकाल रहा है, सम कर रहा है, ध्यान रखना बस। जब लेवल बढ़ते हैं तो चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है, इंटीग्रेशन का मतलब सम ही करना है, समीशन होता है इसका अदर नेम, है ना, समीशन, योग करना, योगफल करना, ठीक है, ये जोड़ ही रहा है चीजों को। तो यहाँ पे तो ये टाइम को जोड़ रहा है और यहाँ पर ये करंट को जोड़, टर्म देखो यहाँ पे तो टाइम है और यहाँ कौन है, करंट, यहाँ टाइम का समीशन ले रहा है और यहाँ पे करंट का समीशन है, तो ऊपर टोटल करंट नीचे टोटल टाइम, तो क्या बन जाता है, करंट टाइम, वही एवरेज आ जाता है करंट का, क्या आ जाता है, एवरेज, ठीक है। अब एवरेज सुनना कि यहां से लेके मैंने क्या, टाइम कितना होता है एक साइकिल में टी, यहां से लेके यहां तक कितना होगा 2t, है ना, और यहां से ये वाली ये जो टाइमिंग है फिर भी हम सब देख लेंगे, हाफ t/2, ये हाफ t/4, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एवरेज टाइम क्या होता है, पहली बात एवरेज टाइम पूछा जा रहा है तुम्हें जीरो से लेकर टी टाइम तक, जो एसी की एवरेज वैल्यू है ना, वो क्या है, एवरेज टाइम नहीं, एसी की एवरेज वैल्यू क्या है, जीरो से लेकर कहां तक, टी तक। तो ध्यान से सुनना, इसको करने का तरीका क्या है, एवरेज निकालना जब जब तुम्हें पूछा जाए, तो यही फॉर्मूला लाना है तुम्हें, जीरो से लेकर कहां तक, टी तक, टाइमिंग क्या लिखनी है यहाँ टी, यहाँ आई डी टी, और यहाँ पे टाइमिंग क्या रखनी है, जीरो से लेकर टी, और पीछे कौन लिखना है, डी टी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जीरो से लेकर टी तक जितनी एसी पॉजिटिव चली है उतनी कैसी चली है, नेगेटिव। इसे हम डायरेक्ट भी आंसर रख सकते हैं। देखो अगर जिसको मैथमेटिकली प्रूव करनी हो चीज, उसे करना क्या है कि इसी इक्वेशन में जो चाह रहा प्रूव करना उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, उसे रखते ही यहाँ पे आ जाता है जीरो से टी और आ जाता है डी टी, ठीक है। जिनको करना है वो बस इसका आई नॉट को कॉमन ले लो, बाद में कौन आएगा, डी टी, ठीक है ना। आई नॉट को कॉमन ले लो, साइन का इंटीग्रेशन करो, टी की वैल्यू पुट कर देना 2 अपॉन ओमेगा, 2 अपॉन ओमेगा, है ना, टाइम की वैल्यू है। क्यों, देखो मैंने ये क्यों लिया, एक साइकिल में यही होती है टी की वैल्यू। कैसे होती है टी की वैल्यू, एक साइकिल में एक ये वाला जो पूरा चक्कर है ना, ऐसे करके जो एसी चली है, ये पूरा चक्कर एक सर्कल के बराबर होता है। सर्कल में तुम यहीं से घूम के यहीं आ जाओ, बात यही है, एक साइकिल होगी पूरी। अब एक सर्कल देखो, ध्यान देना, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई, 360 घूम जाता है, टाइम कितना लगता है, टी। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो जब तुम प्रूव करोगे इस चीज को तो फाइनल आंसर आप लाओगे कंक्लूजन करके 0। तो ये डायरेक्ट ही याद रख लो, मैं याद करने की तरकीब बताता हूं कि 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक जितना प्लस उतना ही माइनस, तो आंसर कितना आ जाता है, 0। तो ये एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट की वैल्यू निकालने का तरीका है ये। हाँ, तो मतलब इसका जो फाइनल कंक्लूजन आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है ना। क्यों, टाइमिंग देख लो, मैं कितने से कितने तक पूछ रहा हूं, 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक जितनी एसी प्लस चले उतनी माइनस हुई है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये तरीका है, इस चीज को अच्छे से देखो। एवरेज के लिए मैं यही चलाता रहूंगा, फिर आगे बढ़ता हूं। कौन सा, अच्छा ऊपर से लिखना है इस बार। ठीक है, अब ये देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देखो, इधर तुम जितने भी हो देखो, इधर
सही है। जीरो एक साइकिल कितने का, और दूसरा साइकिल कितने का, 2t। अच्छा यहाँ पे कितना आ गया, हाफ t/2, यहाँ पे कितना आ गया t और आधा इसका तो t/4। अच्छा एवरेज के लिए मैंने क्या बताया तुम्हें फॉर्मूला, एवरेज के लिए बताना, जीरो से लेके कितने तक, t तक, यहाँ टाइमिंग रखनी होती है, यहाँ टोटल IDT और नीचे कौन आ जाएगा dt, कितना आ जाएगा जीरो से लेके t तक। अब मैंने तुम्हें एक चीज का तो आंसर दे दिया कि जीरो से लेके t तक जो एवरेज वैल्यू वो क्या होती है, जीरो, फॉर्मूले से भी विदाउट फॉर्मूले से भी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर ऐसे ही मैं कहूं आपसे कि जीरो से लेकर 2t तक है ना, एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस, ये तो प्लस ये माइनस कट के जीरो, ये भी प्लस माइनस कट के कितना आ गया जीरो, तो जीरो से लेकर 2t तक एवरेज करंट कितना आता है, जीरो आता है। एवरेज करंट क्या आता है, क्वेश्चन ये नहीं है कि एवरेज करंट इन फेजों में तो जीरो आ जाएगा, जिनमें जितने प्लस है उतनी माइनस है जीरो आ जाएगा, बट क्वेश्चन ये है कि अगर कहने लगे एवरेज करंट जीरो से लेके t/2 तक कितना होगा, कितने तक, जीरो से लेके t/2 तक, मतलब यहां तक एक आधे से फेज का, सिर्फ आधे फेज का, ठीक है ना, आधे, ये तो एक वन कंप्लीट साइकिल है, एक आधे साइकिल का क्या होगा, तो सुनना ध्यान से, आधे की बात कर रहा हूं, तो t की वैल्यू कितनी होती है, 2π/ω, कितनी होती है 2π/ω, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब यहां पर t की जगह पर रख लो 2π/ω, नीचे 2 रख लो, 2 से 2 कट हुआ तो कितनी आ गई वैल्यू t की, π/ω। अब यहां पर आ जाओ सेम फॉर्मूले में, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू के लिए जीरो से लेके यहां टाइमिंग कितनी रखनी है अपने को, t/2, ठीक है ना। हाँ t की वैल्यू 2π/ω होती है, और वो वैल्यू मैंने यहां रखी है, 1 मिनट और बता देता हूं कि t/2 की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू होती है 2π/ω, नीचे 2 है तो t/2 की वैल्यू आएगी π/ω, ठीक है। अब मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, क्या क्या है, जीरो से लेकर कितने तक, t/2 तक, यहाँ करंट बाद में dt एवरेज के लिए, और यहाँ जीरो t/2 और यहाँ कौन आ गया dt। अब तुम ध्यान देना अच्छे से ध्यान देना पॉइंटों पे कि यहाँ I की वैल्यू क्या पुट की जा सकती है, I0 sin ω/t एंड dt, क्लियर है। और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना कि dt का इंटीग्रेशन जो पीछे का वही निकल आ जाता है, t आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन होगा t, और लिमिट कितने से, जीरो से लेके t/2 तक। अच्छा t/2 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली अभी, π/ω, जहां पे t/2 हम π/ω ले लेंगे, तो इसी प्रोसेस को मैं यहां से लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो देखो जीरो से लेकर कितना π/ω, तो यहां पर आ गया I0 sin ω/t एंड dt, है ना, और नीचे कौन आ गया, इसकी जगह पे π/ω, जो यहां पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा π/ω, फिर जीरो आएगा तो जीरो ही रहेगा, I0 को मैंने बाहर ले लिया, और लिमिट जीरो से लेकर कितनी 2/2, यहाँ पे t/2 की जगह पे π/ω रखा है मैंने, sin ω/t एंड dt, है ना, और यहाँ पर कितना आया π/ω। अब ओमेगा कहां चला जाएगा, ऊपर, और पाई कहां जाएगा, नीचे इसके, तो फाइनल में आंसर कितना आएगा, ये वाली चीज यहाँ, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, खाली ये दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, तो ये वाली जगह बची है, यहाँ पर सुन लेना कि इस वाली चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह की वजह से हो रहा है, अगली बार स्टेपों को सही लूंगा मैं, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर आ गया I0 ω, नीचे आ गया पाई, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन में कौन रह जाता है, यहाँ पर आ गया I0 ω, नीचे कौन रहेगा पाई, इंटीग्रेशन में कौन बचा, जीरो से लेके π/ω, और यहाँ पर sin ω/t एंड dt, ठीक है ना। इसका जो इंटीग्रेशन होता है फाइनल, वो तुम्हें याद रखना, इसका इंटीग्रेशन होता है 2/ω, है ना, कोई खास अपना ज्ञान, जो मैथ वाले वो कर लेंगे, 2/ω, है ना, तो वो वैल्यू यहाँ रख दो, तो I0/π इंटू ओमेगा इंटू इसकी वैल्यू होती है 2/ω, तो ओमेगा से ओमेगा कट हुआ, तो यहाँ रहेगा 2/π इंटू I0, है ना, लगभग यही होती है एवरेज की वैल्यू। एवरेज की वैल्यू हाफ साइकिल में कितनी आती है, 2/π इंटू I0, कोई सा भी हाफ साइकिल हो उन सब में यही एवरेज वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा ये चीज जल्दी से राइट डाउन कर लो, लिख लो अच्छे से, एडजस्ट करो। पानी दियो, ऐसे ही कर लेते हैं। बस
ठीक है। चलो देखो, तो आई एवरेज निकाला हमने हाफ साइकिल में 0 से t/2 तक, और उसकी वैल्यू आ गई अपनी 2 पाई इंटू आई नोट, और इसको लिख देते हैं लगभग 0.37 आई नोट। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है, हमारे घरों में जो एसी आती है उसका आई मीन मेजर किया जाता है, ठीक है। आई मीन मतलब आई का एवरेज मेजर किया जाता है, अल्टरनेटिव करंट का कौन सी चीज मेजर की जाती है? तो यहां पे मैं बता देता हूं, देखो मैथमेटिकली जो चीज बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है वो होती है आरएमएस। कौन होती है? आरएमएस। आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा में वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू होती है। अब जो आरएमएस होता है, आर को लिखते हैं रूट, आर का मतलब, एम का मतलब मीन, और एस का मतलब स्क्वायर। ये वर्ग, ये माध्य, ये मीन मतलब मूल, ठीक है ना। अब हमारे घरों में ये हकीकत है, जितने भी सर्किट आते हैं ना एसी के, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है V = 220 वोल्ट, इसका मतलब यही है कि ये एक्चुअल में V नहीं है, ये VRMS मेजर करके दिया गया हमें 220 वोल्ट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना। जैसे I = कहीं पे 10 एम्पियर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है I नहीं है, I रूट मीन स्क्वायर 10 एम्पियर है, ठीक है ना। क्योंकि एसी का क्या होता है कि कोई फेज प्लस होता है, कोई फेज माइनस होता है। अगर एवरेज देखें ना, और कहीं पे टाइम पूरा पहुंचा, एसी तो चली पूरे टाइम के लिए, मान ले 0 से लेके 2t टाइम तक के लिए एसी चली, इसका एवरेज ही 0 आएगा। इसका एवरेज 0 आने का मतलब है कि कोई चीज जलेगी नहीं, करंट का एवरेज ही 0 आ रहा है। तो इस वजह से, लेकिन चीजें जलती हैं तो मैथमेटिकली ये चीज इनकरेक्ट बैठती है, तो उसके लिए एक नया मैथ ड्राइव किया गया कि करंट की वैल्यू कौन सी चल रही है, तो वो वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस वाले इंट्रोडक्शन को मैं ये सब हटा के करने वाला हूं। ये सब लिख लेना कि कोई सर्किट है एसी में, है ना, कोई भी सर्किट है, वोल्टेज का या करंट का कुछ भी लिख रहा है, अगर कहीं पे पावर भी लिख रही है तो ये पावर एवरेज है उसकी, सीधी पावर नहीं है, पावर का एवरेज ले रखा है ना। और जब एवरेज लेते हैं पावर का, तो ये VRMS IRMS, जैसे कहीं पे पावर का फॉर्मूला भी लिखा है एसी के अंदर I × V, तो ये IV नहीं है, ये IRMS × VRMS, और इसी को हम प्रूव करने में लगे रहते हैं, ठीक है ना। याद रखना कि एसी के जितने भी सर्किट है वो मेजर किया जाता है रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू पे, ठीक है। तो ये मैं हटा के शुरू से रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी अपनी हेडिंग है, ठीक है। तो ये सुनो, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी। तो पहले आरएमएस वैल्यू को सुनना है, तो सुनो क्या है। पहले ले लो मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से लेके t तक, टी ले लूं क्योंकि हाफ का तो निकाल लिया, टी ले लेता हूं। तो आई और डी टी, नीचे 0 से लेके कितना t, और पीछे कौन आ जाता है डी टी। अब ये तो हो गया मीन, क्या हो गया मीन, पर मीन का कर लेता हूं स्क्वायर, क्या कर लेता हूं, तो मीन स्क्वायर वैल्यू ले ली, पहले मीन का स्क्वायर ले लिया। तो ध्यान देना कितना आ गया, 0 से लेके t तक आई का स्क्वायर, और बाद में कौन आ गया डी टी। तो यहां पर कितना आ गया, 0 से लेके t तक, और बाद में कितना आ गया डी टी, ठीक है ना। तो आई का स्क्वायर का मीन ले लिया मैंने, तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड डी टी, लेकिन स्क्वायर के साथ ले रहा हूं तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, इसे फालतू का क्यों लेके चलूं, इसका फाइनल आंसर टी आता है, और टी की वैल्यू होती है 2π/ω। ये भी मैंने सीधी सीधी डिस्कस कर रखी है, 2π/ω, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, तो इसकी जो वैल्यू लेनी है मीन के स्क्वायर की, मीन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे 0 से 1 मिनट आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लो, ठीक है, और 0 से लेके टी तक, है ना, टी रखता हूं पहले, टी तक लिया मैंने। अब यहां पे रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड डी टी, और बाद में कौन, ये नीचे कौन है आंसर में टी। अब ध्यान से सुन लेना, अगर साइन का स्क्वायर है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो मैं सीधे सीधे बता देता हूं, मैथ वाले मैथ लगा सकते हैं अपना। इसका इंटीग्रेशन जैसे साइन का स्क्वायर है, तो जो यहां होता है लिमिट में उसका आधा होता है इसका इंटीग्रेशन, t/2 कितना होता है t/2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा t/2।
तो आई एवरेज का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर इंटू टी बाई टू कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे नीचे टी आ गया तो टी से टी कट हुआ। तो ये ध्यान देना मीन का स्क्वायर आया, ये आई मीन का स्क्वायर कितना, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने मीन निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया, इसी का हमें रूट कर देना, क्या कर देना, रूट। तो ये हो गया आई नॉट अपॉन रूट 2, और यही चीज होती है आई आर एम एस। क्या होती है, क्योंकि आपने रूट भी कर लिया, मीन भी ले लिया, स्क्वायर भी कर लिया, तो आई आर एम एस की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट, या इसको लिखे 0.707 इंटू आई नॉट। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू होती है किसकी, आई आर एम एस की। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू ऑफ एन एसी, इसको क्यों निकालते हैं, इसका लॉजिक मैंने शुरू में दे दिया, फिर एक बार बोल देता हूं। हमारे सर्किट जितने भी होते हैं उनमें रूट में स्क्वायर वैल्यू मेजर होती है ना, क्योंकि एसी की सीधी मीन वीन नहीं होती, तो इसीलिए ये फंडे पढ़ने पड़ते हैं ना। तो अब लिख लो ये चीज, पूरा कंसेप्ट। अब ठीक, ओके, ठीक है। लिख लिया होगा, सुनो। चलो, अब आई एवरेज की वैल्यू हम लोगों ने लाए थे 2 अपॉन पाई आई नॉट, और इसको लिखते हैं 0.637 आई नॉट। और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई है आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है ना, और इसको हम लोगों ने लिखा है 0.707 आई नॉट, है ना। अब इसी के ऊपर यहाँ पे ईएमएफ का भी मीन लिया जा सकता है ना, उसका फॉर्मूला सेम रहता है 2 अपॉन पाई, यहाँ पे पीक वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज के लिए, और 0.37 इंटू ई नॉट होता है। अब यहाँ पे ERMS भी लिखा जा सकता है, वो होता है ई नॉट अपॉन रूट 2, और यहाँ 0.707 ई नॉट होता है ना। जो फॉर्मूला करंट के लिए वही EMF के लिए चल जाता है। इक्वेशन भी तो सेम थी, और अब तक बताया मैंने आई का जो वैल्यू होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्वेश्चन ये पूछूंगा कि इन दोनों में किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो आंसर होना चाहिए ई नॉट का, क्योंकि आई नॉट कब आया था, आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट में डिवाइड लगाता है रेजिस्टेंस का, तो तभी तो आया था। इन दोनों में एम्पलीट्यूड हैवी किसका होगा, ई नॉट का, और इसका क्या होगा, कम होगा, है ना। ये भी थोड़ी चीज काम की है, समझ में आनी चाहिए। अब ये सब अब तक जो पढ़ाया है उसका कहानी है। एक क्वेश्चन और समझो इस पे, अच्छा सा ध्यान देना, ये हटा देता हूं मैं। एक एग्जाम्पलर का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक दो क्वेश्चन सुन लो इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन है, इफ द आरएमएस करंट इन 50 हर्ट्ज, क्वेश्चन है कि एफ इक्वल टू जो 50 हर्ट्ज है उस पे आरएमएस जो करंट दे रखा है, वो जो 50 हर्ट्ज पे जो आरएमएस करंट है वो 5 एम्पियर है। कितना है, 5। एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन है, देखो ये रहा। द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू 1/300 सेकंड के बाद 0 हो जाती है ना, आफ्टर इट्स बिकम 0, है ना। तो करंट की वैल्यू बता जो इतने सेकंड पे 0 हो जाती है, वो आई बताना है हमको। तो आई की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है करंट की, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, यहाँ पे एफ होती है फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ठीक है ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो 2 पाई इंटू एफ, एफ कितना दे रखा है, एफ है 50, वो चलो मैं बाद में करता हूं, छोड़ो सब, पहले आई नॉट लेता हूं। क्या लेता हूं, आई नॉट। तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2, अभी भी फॉर्मूला पड़ा है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आई नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2 आई आर एम एस, ठीक है ना। तो रूट 2 इंटू आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, तो आंसर आ गया 5 अपॉन रूट 2 एम्पियर, ठीक है ना। अब कहानी के ऊपर ध्यान देना, ये तो आई नॉट आ गया अपना, जो कि हमें यहां लगाना है। अब पूरा फंडा लिखते हैं, यहां लिख देता हूं, आई इक्वल टू आई नॉट कितना है, 5 रूट 2, ठीक है। अब साइन आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो 50, कितनी है 50 इंटू टी कितना है, टाइम देखो 1/300 है ना, सेकंड बाद टाइम करंट पूछ रहा था वो, तो ये कितना आ गया 100 से ये कितने बार कटेगा 3 बार,
तो 5√3 अपन साइन कितना आ गया 100 π/3। तो ये π/3 का मतलब होता है 60। तो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू 5√2 √3/2, ठीक है ना। और इसको जब फाइनल आंसर लेते हैं तो वो आता है 5√3/2 एम्पियर, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें पूछ रहा है ना। 2-4 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि सर्किटों की कहानी से पहले ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं तुमसे, आप पे आने चाहिए, है ना। चलो और क्वेश्चन देखो, इस पे राइट डाउन कर लो। ये मेन है इक्वेशन, ये करंट इक्वेशन, वो वोल्टेज इक्वेशन, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है। आओ एक और इक्वेशन देखो। ओके, एक क्वेश्चन और। देखो ये जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव में। I = 5 साइन 300t - π/2, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर 2-3 चीजें पूछ रहा हूं। एक तो ए में पीक करंट, ठीक है, और आरएमएस करंट, पीक करंट और आरएमएस करंट दोनों। बी पार्ट में तुम्हारे लिए फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं और एवरेज करंट पूछ रहा हूं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी और एवरेज करंट क्या होगा, है ना, है ना। महत्तम और वर्गमूल धारा और आवृत्ति और औसत धारा, ठीक है। तो सुनो, ऐसी कभी इक्वेशन देखे तो इसकी कंपैरिजन मारो पहले तो, है ना। I = 5 साइन कितना है ये 300t - π/2। तो I = कितना ले लो, I0 साइन ωt - फाई कर लो इसे। ये फेज होता है, अभी सर्किट समझ में आ जाएंगे जब मैं सर्किट डिस्कस करूंगा, फेज चीज क्या है। अब ओमेगा देख लो कितना अपना, ओमेगा है 300। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf, क्या होती है 2πf। तो यहां पर आ गया 300, तो इसका इसमें डिवाइड लगा दे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 300/2π, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 150/π, ये तो आ गई फ्रीक्वेंसी। अब ये जो I0 होता है, ये कौन होता है, पीक करंट। तो I0 कितने के इक्वल है, देखो 5 के। तो यहां तो I0 तो सीधा सीधा आ गया 5 एम्पियर है, ठीक है। जब I0 आ गया तुम लोगों पे, तो RMS निकालने में क्या दिक्कत है। IRMS इक्वल टू क्या होता है, I0/√2। I0 की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू कितनी होती है √2 एम्पियर, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनो, अगर ये I0 5 है और ये √2 है, तो I0 5√2 एम्पियर। तो देखो पीक आ गया, RMS आ गया, फ्रीक्वेंसी एवरेज। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है कितना था 2/π × I0, ठीक है ना। तो 2/π × I0 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 10/π। फाइनल आंसर आ गया पूरा। तो ये ऐसे करके ऑब्जेक्टिव इजी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ के बाद हम सुनते हैं सर्किट डायग्राम, लिख लीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन और है, जितने एक क्वेश्चन का आंसर देना, हटा दो। क्वेश्चन है एक कि जितने टाइम में एसी हीट डिसिपेटेड करती है, जितने टाइम में एसी हीट डिसिपेट करती है, उतने ही टाइम में डीसी भी उतनी ही हीट डिसिपेट करती है। मतलब जितने टाइम में एसी क्या करती है,
हीट डिसिपेट करती है उतने ही टाइम में, उतना ही टाइम है और उतनी ही हीट डिसिपेट करती है कौन? डीसी। इस चीज को प्रूव करना है। इसका मतलब है हीट डिसिपेट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है देखो H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसका मतलब बताता हूं कि मान ले तूने पहले तो सीधे सीधे जो घर में जो एसी आ रही है उससे बल्ब को जलाया 5 मिनट, तो जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा। और फिर इन्वर्टर मतलब जो डीसी जो भी करंट है, वैसे इन्वर्टर तो एसी ट्रांसफर करता, फिर उससे इसे जलाया, उतना ही जलेगा। तो सेम अमाउंट में की, इसको प्रूव करो मैथमेटिकली सेम अमाउंट को कि हीट कैसे प्रूव हुई इतनी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए सुन लो पहला केस। तो यहां पर 2 फंडे बना लो पहले। तो क्वेश्चन ये है, तो पहले एसी ले लो, ठीक है। तो यहां पर टाइमिंग कितनी मान ली? टी तक की ले लेता हूं। और ये तो हो गई एसी, कौन हो गई? और डीसी तो एकदम सीधी चलती है टाइम के साथ, अरे हाँ ना। तो बस टाइम कितना ले रखा है? टी ले रखा है। तो पहले देखो पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं इसमें। पहले हम देखते हैं एसी को। किसको देखते हैं? तो एसी का फॉर्मूला देखना, ध्यान से देखना। हीट डिसिपेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। टाइम छोटा सा है तो हीट भी कैसी जाएगी? छोटी सी। डी का मतलब स्मॉल करने से है और कुछ नहीं है। तो यहाँ डी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया और यहाँ टाइमिंग कर ली डी से लेके कितने तक? टी तक। तो यहाँ पे आ गया एच। तो एसी में हीट डिसिपेट का फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर इंटू आर टी। अब यहां पर मैंने टाइमिंग क्या ले रखी है देखना तुम, टी ले रखी है, ठीक है। हाँ टी ले रखी है, टी मार रखा है मैंने टाइम को। तो 0 से लेकर कितने तक? टी तक आई स्क्वायर आर और बाद में कौन आ गया? डी टी। लेकिन एसी में आई की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट, नहीं स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो यहाँ पे बोल रहा हूँ। जब यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? स्क्वायर में। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, अब ध्यान से देखना। H इक्वल टू 0 से लेकर टी तक। अब मैंने इसकी जगह पे क्या रखा? ध्यान से देखो, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और पीछे कौन है? आर, और बाद में कौन है? डी टी। क्लियर है? तो आई स्क्वायर आर तो बाहर आ जाएगा, कहाँ जाएगा? बाहर। तो ये आई नॉट का स्क्वायर आर तो बाहर ले लिया, और यहाँ पे 0 से लेकर टी तक कौन बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इसका तो पीछे बताया भी इंटीग्रेशन, कि जहां साइन में स्क्वायर आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? जो लिमिट है उसका आधा, जो लिमिट है उसका आधा। तो कितना हो गया? आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2। इतनी हीट डिसिपेट होगी 0 से लेकर टी तक। अब उतनी ही डीसी करता है, कौन करता है? तो डीसी का भी देख लो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। तो डीसी का चले फिर, आ जाओ। ये हटा देता हूं, ऊपर वाली चीज तो लिख ही रही होगी, है ना। और नहीं तो देख के लिख लेना, इस जगह का थोड़ा फंडा अपना अलग ही है। तो डीसी के लिए आ जाओ, 0 से लेकर टी तक आई स्क्वायर आर एंड डी टी। क्लियर है? तो डीसी में क्या सीन होता है? ये तो एच हो गया, और 0 से लेकर टाइमिंग कितनी लेनी है? टी। तो 0 से लेकर टी तक लेनी है। तो यहां पर आई कौन होता है? यहां पे ये आई नहीं होता, यहां पे होता है ये आई आर एम एस। क्या होता है? हाँ। अब आई की वैल्यू कितनी लेनी है तुम्हें? आई आर एम एस है तो इसकी वैल्यू है आई नॉट अपॉन रूट 2। उसको यहां लगा दो, आई नॉट अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है? आर इंटू पीछे कौन आ गया? डी टी। तो यहां पे तो ये सब बाहर, इसका क्या हो जाएगा? आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 और आर बाहर, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 और आर बाहर। इंटीग्रेशन किसका लेना? डीटी का। डीटी का क्या होता है? टी। टी टी और लिमिट कितने से लेकर? 0 से लेकर टी तक। जब इसे रखूंगा तो कितना आ गया? आई नॉट का स्क्वायर आर बाई टी बाई 2। सेम हीट आ गई एसी से और डीसी से। भाई वहां बस आई जो होता है हर सर्किट के अंदर कितना चलता है? आरएमएस चलता है। वो हर एक सर्किट का रूट मीन स्क्वायर होता है। अब सर्किट डायग्राम पढ़नी है हमें। चलो इधर देखो, आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें सर्किट थ्योरी। परपथ।
तो देखो सर्किट पढ़े क्यों जाते हैं इनको सुन लो। हमें जनरली जो एसी करंट है ना उसका करंट में वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, वैसे जनरली करंट को ही देखते हैं कि करंट कितना लीड कर रहा है कितना लैग कर रहा है। मतलब ईएमएफ मतलब वोल्टेज और करंट में से कौन आगे कौन पीछे, इनडायरेक्ट बोल रहा हूं कि कौन आगे कौन पीछे, इस चीज को देखने के लिए हम इन सर्किटों को पढ़ते हैं। सर्किटों के नाम है, पहला है आर सर्किट, आर पर पथ, आर मतलब रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। दूसरा है एल सर्किट, ठीक है ना, एल का मतलब इंडक्टेंस प्रेरकत्व, ठीक है। तीसरा है सी सर्किट, सी सर्किट का मतलब है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और चौथा है एल आर सर्किट, ठीक है ना, एल आर सर्किट, एल इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस प्रेरकत्व प्रतिरोध। और पांचवा है एलसी सर्किट, ठीक है ना। और छठवां है आरसी सर्किट। और जो सातवां सबसे सातवां वो है एलसीआर सर्किट। ये सर्किट थ्योरी है कि सारी सर्किट हैं जो हमें स्टडी करनी है एक एक से। तो इनमें सबसे पहले आर को समझते हैं, फिर एल, फिर सी। मेन तो यही है तीनों, कौन लैग कौन लीड कर रहा है उन कहानियों को सुनते हैं, ठीक है। तो सुनो, पहला आर सर्किट, शुद्ध परपथ प्रतिरोध है ना। आर में क्या होता है कि जो देखो आर सर्किट लेते हैं, आर यहां रेजिस्टेंस लगा करके इसे कनेक्ट कर देते हैं एसी से, ठीक है। इधर ध्यान दो, इसे किससे कनेक्ट कर देते हैं एसी से। और यहां पे वैल्यू होती है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ की वैल्यू होती है। अब एसी हमें पता नहीं होता किस टाइम पे किधर जा रही है, किस टाइम पे ये क्यों नहीं डायरेक्शन एक लेनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब न तो तू ये बता सकता कि इधर प्लस है कि इधर, हो सकता है यहां से अभी प्लस फेज गया और आगे माइनस आ रहा हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, फेज का लफड़ा है। तो इसीलिए हम किसी टाइम टी पे, कितने पे टाइम, हम मान लेते हैं कि इधर से प्लस गया, क्या गया तो आई करंट गई और वो घूम के यहीं आ गई है ना। तो अब तो यहां पे देखो, यहां से चलो, इसके लिए किरचॉफ का सेकंड रूल लगाओ। यहां से चलो तो पहले ईएमएफ क्या आ रहा है ई, फिर यहां से चलोगे करंट और रेजिस्टेंस मिलेगा तो क्या लिखते हैं माइनस का आई आर, इक्वल में घूम के जहां से चले वहीं आगे क्या आ जाता है जीरो। तो हम फाइनल में क्या लिखेंगे इक्वल टू कितना आ गया आई आर। और ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई आर आ गया, ठीक है ना। इसमें आर का लगा दो डिवाइड, क्या लगा दो डिवाइड, तो आ गया ई नॉट अपॉन आर, यहां लिख देता हूं मैं इसे, तो ये आ गया ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी और इक्वल में कौन आ गया आई, ठीक है ना। ये जो मैंने बनाया ना इस तरीके से, ये एसी का सिंबल होता है ना। अच्छा, तो ई नॉट अपॉन आर को कहते हैं आई नॉट, क्या कहते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितने का आ गया आई के, है ना। अब तुम ध्यान से सुन लेना, अब इनमें कैसे पहचान करेंगे कि जब आर सर्किट को एसी से कनेक्ट करते हैं तो ईएमएफ कितना था ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कौन आगे कौन पीछे, तो देखो ये वाली जो फंक्शन है, ये साइन, ये जो फंक्शन है ये बताएंगे तुम्हें, यहां पे भी साइन है तो यहां पे भी साइन है। इसका मतलब ये है कि दोनों सेम फेज में, करंट एंड वोल्टेज विल बी सेम फेज, विल बी सेम फेज। इनमें साइन साइन आ रहा है, अगर एक जैसे आ जाए तो सेम फेज में, ठीक है ना। ओमेगा टी के बाद या कुछ ऐड ना हो रहा हो, दोनों का जो अगर ग्राफ देगा साइन कर्व आएगा, देखो ध्यान से, इनका जो कर्व आएगा वो ऐसे आएगा, है ना। साइन का कर्व कुछ इस तरीके से होता है। तो ये तो मान लो वोल्टेज का है ना ई नॉट, और यहाँ करंट इनसे थोड़ा सा नीचे, जहां होके करंट गया, जहां होके सॉरी ईएमएफ गया वहीं होके कौन जा रहा होगा करंट जा रहा होगा, ये कर्व होता है। इनसे पता चल रहा है ये साइन का कर्व है। मतलब करंट और वोल्टेज, यहाँ करंट है इसी के पीछे पीछे कौन चल रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज गया उसी से ईएमएफ गया। मतलब इनका फेज डिफरेंस फाई नॉट कितना होता है जीरो, फाई जीरो होता है, इनका फेज जीरो होता है। मतलब करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं, ये है मतलब इसका। तो ये आर सर्किट है, और याद रखना आर में यही चीज याद रखनी है कि वोल्टेज और करंट में फेज कितना रहता है जीरो रहता है ना, सेम सेम चलते हैं दोनों। आगे दूसरा सर्किट एल है ना, क्लियर है, लिखना तो है नहीं। दूसरा सर्किट है एल सर्किट।
एल में क्या होता है, इंडक्टेंस AC एल, इसकी वैल्यू इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक टाइम पे प्लस मान लेता हूं कि इधर जा रहा होगा करंट, एल से हो गया जाएगा, किससे हो गया जाएगा, तो एल का ईएमएफ, इसका ईएमएफ क्या होता है, देखो यहीं से चलो तो यहां आ जाओ तो ई, इसका ईएमएफ क्या होता है तुम्हें याद है, इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है ना, डी आई ओवर डी टी, इसका ईएमएफ ये होता है ना, चैप्टर 6 का ये कहानी है। तो माइनस के एल डी आई ओवर डी टी घूम के यहीं आ गए तो इक्वल टू आ गया एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देख लो, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। अब एल को इसके डिवाइड में ले आया, नहीं एल को इसके डिवाइड में ले आया, डी टी को इसके भी डिवाइड में ले आया। तो ध्यान से सुनना, ये हटा देता हूं सर्किटों को, नंबर हमें पता ही है। अब देखो ध्यान से, एल को इसके डिवाइड में ले आया तो यहाँ आ गया ई नॉट अपॉन एल, और यहाँ साइन ओमेगा टी इक्वल टू में कितना आ गया, डी आई ओवर डी टी। डी को भी साथ में भेज देता हूं तो डी आई इक्वल टू आ गया ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, एंड बाद में कौन आ गया, डी टी आ गया, ठीक है। अब दोनों और क्या ले लेता हूं, इंटीग्रेशन, क्या ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आई क्या हो गया, आई ई नॉट अपॉन एल को ले लिया बाहर, और साइन ओमेगा टी एंड डी टी है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या ले लिया मैंने, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस। तो आई इक्वल टू होता है ई नॉट, इसका क्या होगा माइनस के कॉस ओमेगा एल, नहीं एल ही लिख देता हूं, और यहाँ पर आ गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का लगता है डिवाइड टी के कोफिशिएंट का, तो यहाँ पे आ गया ओमेगा एल, कितना आ गया, तो ई नॉट ओमेगा एल इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। इसमें ये वाली जो चीज है इसे कहते हैं आई नॉट, क्या कहते हैं आई नॉट। अब ध्यान देना, इसे कहते हैं आई नॉट, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज है आई नॉट को मैंने क्या बोला है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, है ना। तो देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो वैसे जनरली तो ये क्या है, करंट है, ये वाली चीज क्या है, पोटेंशियल है, तो ये वाली चीज जगह, ये ओमेगा एल किसकी जगह पे आ रही है, ये आ रही है रेजिस्टेंस की जगह पे। तो इसका एक नया टर्म यहाँ पर यूज हो जाता है, ओमेगा एल को एक्सएल कहते हैं। एक्सएल का मतलब रिएक्टेंस, क्या कहते हैं रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंस को कहते हैं प्रतिघात, प्रतिघात इनका मतलब होता है रुकावट, क्या होता है रुकावट। जो एसी, देखो ध्यान से सुन लेना कि चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे इंपीडेंस हो, चाहे रिएक्टेंस हो, ये तीन टर्म होते हैं, रेजिस्टेंस इंपीडेंस रिएक्टेंस, इनका काम सिर्फ रुकावट है ना, रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। एसी के जो करंट चल रहा है उनके रास्ते में रेजिस्टेंस क्रिएट करना, तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस ही होता है एक्सएल, इसका भी यूनिट ओम ही होता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, 2 पाई एफ इंटू ऑल एल, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये एक फॉर्मूला आता है इधर। तो अभी मैंने ये कहा है कि आई इक्वल टू, ये वाली चीज मैंने क्या मान ली आई नॉट, और बाद में कौन आ गया कॉस ओमेगा टी। अब यहां पे ये क्लियर करना है कि कौन आगे और कौन पीछे, पहले ये राइट डाउन कर लो, करंट में करंट आ गया कि वोल्टेज आ गया, कौन आ गया, ठीक है। जल्दी करो, ठीक है, आओ। तो देखना इधर एल में, देखो इधर ई की तो आ गई इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और करंट की कितनी आ गई माइनस के आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। अब साइन का जो कर्व होता है, साइन कहां से चलता है, 0 से, और कॉस कहां से चलता है 1 से, लेकिन इसके आगे कौन है माइनस, कौन है माइनस। तो ध्यान देना, पहले तो लेता हूं ई नॉट का, किसका लेता हूं ई नॉट का, साइन का। तो इसका तो कर्व कुछ ऐसे होगा, ऐसे जा रहा होगा, बोलो हाँ। अब लेकिन ये जो कॉस कर्व है ये माइनस का है, तो नीचे से प्लस होता तो ऊपर से, माइनस है तो नीचे से, है ना, कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये तो पहले प्लस होता है, क्या होता है, देखो यहां से इंक्रीज हो रहा है, यहां तक इंक्रीज होता है, बढ़ रहा है, किसकी वैल्यू बढ़ रही है आई की, और फिर क्या होती है डिक्रीज, है ना। और इसका पहले बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है डिक्रीज,
जो काम इसके साथ पहले हो चुका वो इसके साथ बाद में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो लैग कर रही है। क्या कर रही है? लैग। मतलब लैग का मतलब पीछे चल रही है वोल्टेज से, ठीक है ना। करंट जो है वो वोल्टेज से कहां चल रही है? पीछे। मतलब वोल्टेज अगर इधर है तो करंट इसके पीछे, ई एंड आई। कितने का लैग आ रहा है? 90, ठीक है ना। ये लैग का केस है, यहां माइनस से भी ये पता चल रहा है। और ये इनका डायग्राम है, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, तो ये किसका ग्राफ है? करंट का। ये लैग नीचे से चला है ना। करंट पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रही है। और आर में क्या था? दोनों कैसे चल रहे थे? सेम, एक ही साथ चल रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद हमें सुनना है सी सर्किट, ठीक है। ये चीज लिख लो जल्दी, फटाफट देखते रहें। सी सर्किट, नहीं जाओ जाओ।